राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम वाइटल साइन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, क्योंकि वाइटल साइन चैप्टर लंबा है। हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ, तो इसीलिए इसका थोड़ा लंबा लेक्चर जा रहा है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा पल्स रेट। पल्स रेट, ठीक है। तो ये पल्स रेट होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। कल भी देखा था, लेकिन आज भी हम लोग एक बार देखेंगे ये पल्स रेट होता क्या है। तो पल्स रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार ब्लड को पंप करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्स रेट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जितनी बार हमारा हार्ट खून को हमारे वेन में पंप करता है उसको बोलते हैं हम लोग पल्स रेट, ठीक है। उतनी बार हमारी ये जो वेन्स है, मानो 1 सेकेंड, ये समझो कि हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। ये हार्ट जितनी बार, ये वाला हार्ट जितनी बार ब्लड को पंप करेगा, ये जितनी बार ब्लड को पंप करेगा उतनी बार ये जो हमारी वेन्स है, वेन है, आर्टरी है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो उतनी बार फैलेगे, सिकुड़ेगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग पल्स रेट, ठीक है। ये जितनी बार फैलती है और सिकुड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग पल्स रेट, ठीक है। तो ये नहीं है कि हार्ट बीट को बोल देंगे पल्स रेट। तो हार्ट बीट दूसरी चीज हो गई और पल्स रेट दूसरा चीज हो गया। पल्स रेट आप वेन जितनी बार हमारा फैलता सिकुड़ता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल जो अडल्ट है उसमें हमारे पल्स रेट कितना होता है, तो उसको लिख लीजिए एक पॉइंट बना के। नॉर्मल पर्सन में पल्स रेट कितना होता है? नॉर्मल पर्सन में पल्स रेट आपका 60 से 100 होता है। अब ये कैसे अब मेजर किया गया है? इसको मेजर किया गया है 1 मिनट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि 1 मिनट के अंदर नॉर्मल पर्सन का जो पल्स रेट है वो 60 से 100 हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको इनडायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी बार आपका हार्ट बीट करेगा उसको पल्स रेट उतना ही होगा, लेकिन वो नहीं होगा कि हार्ट बीट को या पल्स रेट बोल दे, ठीक है। हार्ट बीट अलग चीज हो गई, पल्स रेट अलग चीज हो गई, ठीक है। तो अब इसका आप नोट्स में क्या लिखेंगे, तो नोट्स में के लिए पॉइंट लिख लीजिए। नोट्स के लिए पॉइंट लिख लीजिए, पल्स रेट इज ए नंबर ऑफ हार्ट बीटिंग पर मिनट, ठीक है। ये नंबर ऑफ हार्ट बीटिंग यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वो नहीं है। इसको नोट्स के लिए ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। नोट्स के लिए क्या लिखेंगे? पल्स रेट, पल्स रेट इज नंबर ऑफ हार्ट बीटिंग, नंबर ऑफ हार्ट बीटिंग पर मिनट, ठीक है। मतलब कि 1 मिनट में आपका हार्ट बीट जितनी बार करेगा उतनी बार वेन्स आपके फैलेंगे, सिकुड़ेंगे। नॉर्मल अडल्ट का मैं बता ही दिया कितना है, 60 से लेके 100। और वही अगर जो हम बच्चों में देखें, इन्फेंट में देखें, तो ये काफी ज्यादा ये बढ़ जाता है, ये 130 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल अगर इन्फेंट में देखें या फिर बच्चों में देखें जो कि काफी छोटे बच्चे हैं उनमें देखें। तो अब आ जाते हैं इसकी फिजियोलॉजी और इसके रेगुलेशन पे, मतलब कि ये कार्य कैसे करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा बुक ही था, उसी में का एक छोटा सा टॉपिक है ये। इसका फिजियोलॉजी समझ लेते हैं कैसे ये कार्य करता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी इसका क्या है, फिजियोलॉजी इसका क्या है, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, ठीक है। कैसे रेगुलेट होता है और इसका फिजियोलॉजी क्या है, रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो फिजियोलॉजी है, हार्ट का जो राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम में एक होता है एसेंट नोड। एक सेकंड, हार्ट का डायग्राम बनाने दीजिए। ये समझो कि हमारा हार्ट हो गया, ये वाला हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट के ये 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब इसको तो मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है। ये ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट वाला एट्रियम, यानी कि ये कलर चेंज करने दीजिए। आपका ये जो राइट एट्रियम होता है उसमें एक होता है एसेंट नोड, ठीक है। यहाँ छोटू सा एक होता है पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसेंट नोड, ठीक है, एसे नोड।
एसएन नोड का अर्थ क्या होता है? एसएन नोड ये नेचुरली पीस मेकर होता है। पीस मेकर मतलब कि आप समझते हैं क्या होता है? पीस मेकर मतलब होता है कि वो हार्ट कितनी बार बीट करेगा ये डिसाइड करता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, जैसे कि एक झटका देता है जिसके कारण जो हमारा ये कार्डियक मसल है वो क्या करता है, उतनी बार पंप करता है, उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतनी बार फैलता है। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरली एसएन नोड होता है। अगर जो किसी का एसएन नोड खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पर लगाया जाता है पीस मेकर। पीस मेकर का नाम काफी जगह आपने सुना भी होगा, मूवी में भी देखा होगा कि पीस मेकर लगाया वगैरह वगैरह। इसको हार्ट की सर्जरी करके एसएन नोड की जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, तो एसएन नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है, एक सेकंड, जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है तो क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है तो पूरे हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, जिससे क्या होता है कि एवी नोड, एसएन नोड से एवी नोड का जो एवी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एसएन नोड से एवी नोड, ठीक है, एसएन नोड से एवी नोड तक सिग्नल जाता है। ठीक है, एवी नोड तक सिग्नल जाता है और एवी नोड क्या करता है, बंडल ऑफ हीज में पूरे बंडल ऑफ हीज में पूरे यहाँ तक सिग्नल भेज देता है। कहाँ तक? यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ तक सिग्नल भेजता है। कहाँ से? अभी एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। बंडल ऑफ हीज, ठीक है, बंडल ऑफ हीज से सिग्नल कहा जाता है, बंडल ऑफ हीज से जाता है प्रोपुंजे फाइबर। ठीक है, प्रोपुंजे फाइबर। अब देखो, अब इसका क्लियर कंसेप्ट समझो। आप फिजियो में पढ़े भी होंगे बट मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो अब क्या होता है, प्रोपुंजे फाइबर। ठीक है, तो देखो एसएन नोड को कंट्रोल करने वाला कोई और है, मैं उसको बताऊंगा अभी। इसको कौन कंट्रोल करता है? एसएन नोड को। लेकिन उससे पहले देखो, एसएन नोड को कंट्रोल कोई और करता है, बट अभी हम लोग एसएन नोड से लेके चलते हैं। एसएन नोड इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजा। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ गया? एवी नोड में गया। अब एवी नोड क्या करेगा? एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा कहाँ? बंडल ऑफ हीज पे। बंडल ऑफ हीज क्या करेगा? बंडल ऑफ हीज भेजेगा प्रोपुंजे फाइबर पे। अब प्रोपुंजे फाइबर क्या करेगा? पूरे हार्ट के अंदर जैसे वायर बिछे हुए होते हैं, खुले वायर, वैसे ही प्रोपुंजे फाइबर बिछे होते हैं। ठीक है, प्रोपुंजे, आपके जो प्रोपुंजे फाइबर्स होते हैं ये पूरे हार्ट में एक एक जगह पे जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो देखो एसएन नोड इंपल्स भेजा एबी नोड के पास, ये पहला स्टेशन। दूसरा स्टेशन क्या है इसका? बंडल ऑफ हीज। उसके बाद से प्रोपुंजे फाइबर पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिक इंपल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बिल्कुल मतलब कि समझो कि उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां पे जितनी इलेक्ट्रिक इंपल्स की जरूरत है। ये नहीं है कि एक जगह पर इलेक्ट्रिक इंपल्स दे दिए पूरे हार्ट में चला गया, नहीं, वहां इसकी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एसएन नोड को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होता है, जब इंपल्स आता है ना तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ता है। ठीक है, जब ये सिकुड़ेगा ना तो ऑटोमेटिक इसका जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स नीचे वाले होते हैं, वो क्या होता है, वो इम्पटी हो जाता है। इम्पटी यानी कि वो जब कंट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम है उसकी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हार्ट का जो ब्लड है वो पूरा खाली हो जाता है, वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है, जिससे कि वेंट्रिकल इम्पटी हो जाती है। ठीक है, यह इसका फिजियोलॉजी हुआ। अब देखो, अब मैंने बोला कि एसए नोड को कोई और कंट्रोल करता है, तो एसए नोड को देखो कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है एएनएस। एएनएस यानी कि ऑटो नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब क्या करेंगे? अब आ जाता है रेगुलेशन पे। ठीक है, रेगुलेशन, फिजियोलॉजी तो आपने समझ लिया पूरे अच्छे से, तो अब एक बार इसके रेगुलेशन पे आ जाते हैं। तो रेगुलेशन क्या है इसका? ठीक है, तो उसको देख लेते हैं रेगुलेशन को। ठीक है, तो रेगुलेशन क्या होता है? तो रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल करता। मैंने आपको बोला कि एसएन नोड को कोई और कंट्रोल करता है, तो एसएन नोड को कौन कंट्रोल करता है? एएनएस। एएनएस अर्थात ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसे रेगुलेट कौन करता है? एएनएस, ऑटोनोमिक रेगुलेशन सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कहने का अर्थ है कि
इसमें भी अब ये नहीं है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत छोटा पार्ट है, इसको कौन कंट्रोल कर, इसी से कंट्रोल करें। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपेथिक और एक होता है पैरासिम्पेथिक। ठीक है, तो जब सिंपेथिक कार्य करता है, सिंपेथिक यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो क्या करता है, जैसे कि हमें कोई इमरजेंसी हो गया या फिर हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में हैं, तो कौन सा काम करता है, हमारा ऐसे नोड में हमारा सिंपैथिक सिस्टम काम करता है। तो सिंपैथिक सिस्टम जब काम करता है ना, तो क्या होता है, जब सिंपैथिक सिस्टम कार्य करता है, एक सेकेंड, जब सिंपैथिक सिस्टम कार्य करता है, सिंपैथिक, ठीक है, जब सिंपैथिक सिस्टम काम करता है तो पल्स जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि सिंपैथिक सिस्टम काम ही कब करता है, जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो, या फिर स्ट्रेस में हो तो। उस टाइम देखेंगे कि आपको जब ज्यादा टेंशन होगी किसी चीज की, आप ज्यादा किसी चीज को स्ट्रेस में लेंगे, तब आपका सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके कारण पल्स रेट बढ़ जाता है। अब उसके बाद से दूसरा भी है, दूसरा है एक पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक कब कार्य करता है, पैरासिम्पैथिक जब ये सिस्टम ऑन होता है, ये कब ऑन होता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम जब ये हम रेस्ट करते हैं, बहुत रिलैक्स होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम ऑन होता है, जिससे क्या होता है कि पल्स रेट घट जाता है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम जब ऑन होते हैं, ये डायरेक्टली पल्स रेट को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे नोड डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा, नहीं, उसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटो नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपैथिक, एक होता है पैरासिम्पैथिक। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथिक होता है, जब हम रेस्ट में होता है, तब ये हमारा सिस्टम ऑन रहता है, और जब हम थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो हमारा सिंपैथिक सिस्टम ऑन होता है, जिससे कि पल्स रेट बढ़ जाता है। और पल्स रेट बढ़ने का अर्थ समझते ही है, ब्लड का पंप बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें हैवी एनर्जी फील होगी, सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, जो कि कल भी पढ़े थे, एक बार और भी पढ़ लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कौन कौन से उसकी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। ठीक है, तो इस पल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो उसके मतलब कि देखो, पहला तो है कैरेक्टरिस्टिक रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन, और एक होता है इक्विलिटी। ठीक है, तो पल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेट, ठीक है, उसके बाद से रिदम, ठीक है, उसके बाद से, एक सेकेंड, रिदम, उसके बाद से वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद से टेंशन, ठीक है, उसके बाद से इक्विलिटी। ठीक है, इक्विलिटी नहीं सुने होंगे, नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लगेगा अच्छा ये तो मैं जानता ही था। ठीक है, तो देखो, रेट, रेट यानी कि वो एक मिनट में कितनी बार जो आपका वेसल्स है वो फैल और सिकुड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट में वो कितनी बार फैल और सिकुड़ रहा है, नॉर्मल 60 से 100 बार होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। पर मिनट रेट होता है कितनी बार वो जो आपका हार्ट बीटिंग कर रहा है। ठीक है, सिंपल शब्दों में। और रिदम, रिदम का अर्थ होता है कि देखो, अब तो मान लो कि एक मिनट में 60 बार ये हार्ट बीटिंग कर रहा है, या फिर हमारी जो वेसल्स है फैल सिकुड़ रही है। तो एक मिनट में मान लो 60 बार कर रहा है, तो एक सेकंड में एक बार किया। ठीक है, तो एक सेकंड में एक बार किया तो ये रेगुलर है, हर सेकंड में एक बार कर रहा है। बट अगर किसी सेकंड में 2 बार कर दिया और एक सेकंड में खाली चला गया, तीसरे सेकंड में 4 बार कर दिया, तो ये इरेगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलरिटी की बात हो जा रही है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि कितना ज्यादा फोर्स से कर रहा है, कितना ज्यादा फोर्स से कर रहा है। ठीक है, तो कितने ज्यादा ताकत से कर रहा है, कितना ज्यादा उसका अमाउंट है। ठीक है, ब्लड का अमाउंट क्या पंप कर रहा है हमारा वेंट्रिकल, राइट वाला वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, जो भी है। ठीक है, कितने अमाउंट से ब्लड को पंप कर रहा है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। टेंशन, टेंशन यानी कि कितने स्पीड से, कितने फोर्स से, कितने, मतलब कि अगर आप उसको टच कर रहे हैं, जहां पे पॉइंट्स है, पल्स को लेने का साइट है, वहां पे आपको कितनी तेजी से आपको उसका फोर्स महसूस हो रहा है, क्या उसको ढूंढने के लिए ज्यादा समय लग रहा है या फिर कम ही समय में मिल गया।
तो ये उसके फोर्स की वजह से होता है। इक्वलिटी, इक्वलिटी का अर्थ होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, इन सम केसेस का मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट के दोनों हाथों का बीपी अलग अलग होता है। तो बोथ हैंड बोथ हैंड बीपी में बोल रहा हूं, बोथ हैंड पल्स आर ए इक्वल, ठीक है। पल्स रेट, कभी कभी मैं बीपी बोल दिया, ब्लड प्रेशर वो अलग चीज हो गई, ब्लड प्रेशर अलग अलग रहता है, ठीक है, दोनों हाथों में, ठीक है। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्स रेट। कौन कौन सी ऐसी चीजें है जो कि पल्स रेट को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्स रेट, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कि मोस्ट ऑफ द चीजों में कॉमन होता है, क्या है, एज, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि बच्चों में पल्स रेट अलग होता है और अडल्ट में अलग होता है, और ओल्ड होने के बाद से भी सम डिफरेंसेस आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक पल्स रेट बढ़ जाता है। मैं आपको बता भी दिया, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के कारण ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद से फीवर, फीवर में देखो, फीवर, हाँ, एक और टॉपिक जो कि आपके नॉर्सेट एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर जे आपको फीवर है या पायरेक्सिया है तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा चेंज होता है, तो सबसे पहले चेंज होने वाली चीज है पल्स रेट। अगर जो पल्स रेट बढ़ गया ना तो समझो कि आपको फीवर होने वाला है या फिर हो गया है। टेम्परेचर से पहले आपके पल्स रेट बता देते हैं कि आपको फीवर होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। पेन, पेन में ऑटोमेटिक आपका सिंपैथिक सिस्टम ऑन होगा, जिसके कारण आपका बनेगा। और स्ट्रेस, वही सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद से ड्रग्स, हाँ, ड्रग्स जो है वो क्या करता है कि ये बीटा ब्लॉकर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। ये बीटा सेल्स के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और हार्मोन से तो है, ये है असिस्ट ऑफ ए पल्स, ठीक है। अब असिस्टमेंट ऑफ ए पल्स मतलब कि असिस्ट कैसे कर सकते हैं, कहां कहां से ले सकते हैं, साइट ऑफ पल्स ही देख लो, ठीक है। असिस्टमेंट ऑफ पल्स, ठीक है। तो ये समझो कि हमारा एक पर्सन है। अब कोई ड्राइंग पे ऐसा नहीं बोलेगा कि ड्राइंग ऐसी है वैसी है, ड्राइंग सिखाने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो कि एक बॉडी है पेशेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी है, तो ये हैंड है सब, ठीक है, और ये फिंगर्स है, ओके, ठीक है। तो देखो अब इस बॉडी के अंदर मैं साइट बना देता हूं जहां जहां से आप क्या कर सकते हैं, पल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला साइट आपका, ठीक है। तो सबसे पहला साइड कौन सा आता है, आपका टेम्पोरल साइड, ठीक है। टेम्पोरल यहाँ पे माथे के साइड, ठीक है। और उसके बाद से आता है आपका एपिकल। एपिकल जो है मोस्ट एक्यूरेट बताता है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका ब्रेकियल, ठीक है। उसके बाद से आता है यहाँ पे घुटने के पास होता है, एक सेकेंड, घुटने के पास जो होता है उसे बोलते हैं पोप्लिटियल। पोप्लिटियल यानी कि पोप्लिटियल बोन के पास होता है, उसे बोलते हैं पोप्लिटियल, ठीक है। तो एक घुटने के पास होता है पोप्लिटियल, ठीक है। और एक होता है आपके जांग के पास जिसको बोलते हैं फिमोरल, ठीक है। अभी मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आता है डोर्सल पैडल्स। तो यहां से नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टेम्पोरल, ये टेम्पोरल साइड है, ये एपिकल साइड है, ये एपिकल साइट है। मोस्ट एक्यूरेट साइट एपिकल साइट होता है। ये आपका ब्रेकियल साइट होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है, जहां पे सब मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते हैं ब्रेकियल साइट से ही लेंगे। क्योंकि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि डॉक्टर आपके माथे पे बांध के बीपी ले रहा है, सॉरी बीपी में बोल रहा हूँ, पल्स चेक कर रहा है, और आपके घुटने पे या फिर आपके जांघ पे बांध के आपकी पल्स चेक कर रहा है। ये सब रेयर केसेस में होता है, लेकिन होता है, ठीक है। फीमोरल, ठीक है, फीमोरल, और ये आपका पोप्लिटियल, ठीक है, पोप्लिटियल, ये सब साइट है। इसी साइड से आप आराम से पल्स ले सकते हो। और ये आपका डोर्सल, ठीक है, डोर्सल, डोर्सल, डोर्सल्स पेडल्स, ठीक है। तो ये साइड है, यहां से आराम से आप पल्स ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और आपको पल्स मिल जाएगी। मोस्ट एक्यूरेट लेना है तो आप एपिकल साइड ट्राई करेंगे। मोस्ट कॉमन साइड ब्रेकियल होती है, ठीक है। और उसके बाद से देखो एक और छूट गया यहाँ पे, जो कि फिंगर के पास होती है, ये होता है आपका रेडियल साइड, ठीक है। ये इतनी साइड्स होती है जहां से आप आराम से
पल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बीमारियां होती है जिनका नाम आपको याद होना चाहिए पल्स में ही। तो देखो सबसे पहला क्या क्या दिक्कत आ सकती है पल्स रेट में, या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। तो उसको भी तो जानना चाहिए ना, अगर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखो अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरिकार्डिया। ठीक है, टेरिकार्डिया। टेरिकार्डिया यानी कि देखो टेरिकार्डिया, टेरिकार्डिया कहने का अर्थ है कि इसमें क्या होता है, पल्स रेट वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता है, टेरिकार्डिया में पल्स बढ़ जाता है, ये तो चलो बता दिए, ठीक है भैया। तो ये कितना बढ़ जाता है, ये मोर देन 100 रहता है। अगर जो 100 से ऊपर है तो उसको हम बोल देंगे टेरिकार्डिया है। ठीक है, मोर देन 100, मोर देन 100। अगर ये 100 से ज्यादा है ना तो हम बोल देंगे उसको टेरिकार्डिया है। अब टेरिकार्डिया है तो उसमें क्या बोलेंगे, बोलेंगे रेस्ट के लिए हम लोग प्रीफर करेंगे, पेशेंट को रेस्ट करे। और अगर ये रेस्ट से भी नहीं होता है तो अब जाकर हम उसको मेडिसिन देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका आता है बेरिकार्डिया। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका बेरिकार्डिया। ठीक है, बेरिकार्डिया, बेरिकार्डिया। ठीक है, बेरिकार्डिया अर्थात कि ये बिल्कुल टेरिकार्डिया का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि पल्स रेट 60 से नीचे चली जाती है किसी भी पेशेंट का। ठीक है, लेस देन, ये लेस देन 60 mm एच जी। हाँ, इसका यूनिट तो याद होगा ना, इसका यूनिट क्या होता है, एच जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पल्स है वो नीचे चला आता है 60 से। ये क्यों हो सकता है, देखो कभी कभी हार्ट के जो वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज आने के कारण भी होता है ऐसा। ठीक है, और हाइपोथर्मी या हाइपोथर्मी डेमिक्स की वजह से भी होता है। ये कारणें हो सकती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म, मतलब कि पूरा हमारा पल्स सिस्टम खत्म, पल्स रेट खत्म। तो कल पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेचर भी हो गया है तो कल पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।